देखिए क्या है कि कांग्रेस की हमेशा ये सोच रही है कि नेशन इंटरेस्ट में क्या बेहतर हो सकता है, दिल्ली में अपना बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस करें, सब अपने आप को इस चुनाव में इन्वॉल्व महसूस कर रहे हैं। एक मजबूत स्थिति में कांग्रेस आई है। दिल्ली के आम नागरिक के लिए अगर कोई सुविधाएं देने की बात की है तो उसके पीछे कारण है। दिल्ली विधानसभा चुनाव अब बस सर पर ही है और ऐसे में अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सोच रहे हैं कि इस बार मुकाबला सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है तो थोड़ा इंतजार कीजिए। और इलेक्शन वाला पॉडकास्ट के जरिए हम यही बताते हैं कि चुनाव के समीकरण क्या बन रहे हैं और कौन पार्टी कहां अभी खड़ी है। इसके अलावा नेताओं के कड़क कुर्ते आप देखते होंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, जो शख्सियत हैं, वो हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी। देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया की इस इलेक्शन वाला पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो यही सवाल, लाइफ कैसी चल रही है? आप कैंडिडेट बादली से भी हैं और पूरे स्टेट की जिम्मेदारी भी है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं अपनी सीट और पूरा दिल्ली? अच्छी बात है, जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, लेकिन जिम्मेदारियों को निभाना देवेंद्र यादव को अच्छी तरीके से आता है। जहाँ तक जिम्मेदारी बादली की है, बादली हमेशा से परिवार रहा है, हमेशा से एक अपनापन वहाँ पे रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है ज़रूर, लेकिन क्योंकि सहयोग मिल जाता है बादली से, वहीं पला हूँ, वहीं बड़ा हूँ, हर घर के दरवाजे के सामने खेला हूँ, तो किसी भी दरवाजे में नॉक करना होता है और अंदर चले जाते हैं। समय नहीं देखना पड़ता कि रात के 2 बजे हैं या सुबह के 4 बजे हैं, लिहाजा टाइम मैनेज होता है, सब जगह जाना पड़ रहा है और मैं उसकी वो अपनी जिम्मेदारी भी समझता हूँ। लिहाजा चाहे ग्रेटर कैलाश जाना पड़े या ईस्ट दिल्ली जाना पड़े, जाते हैं, कैंपेन करते हैं और फिर जितना समय बचता है उसको अपनी बादली विधानसभा में भी लगाते हैं। ठीक है, आपने बोला कि बादली आपका घर रहा है तो थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलते हैं। बतौर दिल्ली प्रदेश के आप कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं वो तो आपको लोग जानते ही हैं, लेकिन देवेंद्र यादव कौन है? कैसे परिवार में आपका जन्म हुआ, कैसे आपका बचपन बीता, अगर आप थोड़ा बताएं। निश्चित ही समयपुर मेरा गांव है, बेसिकली बादली विधानसभा है और समयपुर दिल्ली का एक छोटा सा गांव है, पुराना गांव है, ऐतिहासिक गांव है और वहीं पे जन्म हुआ, बचपन वहीं बीता, उन्हीं गलियों में, उन्हीं साथियों के साथ। धीरे धीरे जो गांव था वो कन्वर्ट हुआ, अर्बनाइज ज़्यादा होने लगा, एजुकेशन के लिए बाहर निकलना पड़ा और तब से कभी पीतमपुरा तो कभी मॉडल टाउन, और पिछले 25-30 लगभग 35 साल से अब यहाँ पीतमपुरा में रहता हूँ। लेकिन मेरा सामाजिक जीवन, मेरा बचपन आज भी याद आता है और बचपन में वो गलियों में छिपम छिपाई खेलना, एक दूसरे के पीछे भाग कर चलना, और जो लकड़ी का हॉकी बना लेना, उससे खेलना, वो सारी यादें आज भी कहीं ना कहीं ताज़ा हैं। क्रिकेट खेलना तो लकड़ी का एक बैट वैसे ही बना लेना, वो यादें जो हैं वो आज भी दिल के करीब भी लगती हैं। वो साथी, वो दोस्त, वो मित्र, आज भी उनसे उतनी आत्मीयता है, उतने ही प्यार के साथ रहते हैं। निश्चित ही परिवार एक गांव के हिसाब से एक अच्छा परिवार था। दादाजी सामाजिक थे, उनकी बड़ी सामाजिक हैसियत थी। अक्सर ये होता था कि गांव के आसपास के गांव में भी कोई शादी होती थी तो दादाजी जाते थे, तभी उन परिवार से डोलियां उठती थी। तो एक इज्जत और सम्मान शुरू से था और कहीं ना कहीं वहीं से एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर भी वहीं से वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई। उसके बाद फादर साहब गांव के कुछ समीकरण ऐसे हुए, गांव के प्रधान बन गए, समीकरण ऐसे हुए, वो वहाँ से काउंसलर लड़ना पड़ा, लेकिन एक ही चुनाव के बाद उन्होंने कहा ये मेरे बस का काम नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा नेक्स्ट। तो कहीं ना कहीं मुझे वो जिम्मेदारी मिली। जो साथी फादर साहब के साथ थे उन्होंने इंसिस्ट किया कि भाई आपको तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ एक राजनीतिक जुड़ाव नहीं,
सामाजिक जुड़ाव है, एक पारिवारिक जुड़ाव है, लिहाजा आपको आना पड़ेगा। 2 बार काउंसलर लड़ गए, दोनों बार जीत गए। मुझे भी शुरू में लगा कि एक बार काउंसलर बनने के बाद कि नहीं, ये मेरे काम बस का काम नहीं है, लेकिन कंडीशंस होती हैं, दोबारा लड़ना पड़ा। फिर एमएलए हो गए, एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। जब सब चुनाव हार रहे थे 2013 में, पुनः एक बार बनने का मौका मिला। तो मैं अगर अपने जीवन को कहूँ तो एक साधारण सा परिवार, एक सामाजिक जीवन जीने वाला, सुख दुख में एक दूसरे के काम आने वाला, और कहीं ना कहीं जो राजनीति में बाई चांस आए, लेकिन जब आए तो फिर पूरा शिद्दत के साथ राजनीति को भी निभाने का काम किया। जब क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरीके की मिली, जब मिलती है तो फिर पीछे मुड़ के देखने की मैं ना कोशिश करता हूँ और ना मेरी आदत है। तो लिहाजा इस दौरान बहुत सारी पार्टी की तरफ से जिम्मेदारियाँ मिली, अच्छे से उनको निर्वहन किया। आज बहुत खुशी है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहा हूँ, उसके साथ साथ पंजाब का इंचार्ज भी हूँ। ये कांग्रेस के इतिहास में मुझे लगता है कि पहला एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो ड्यूअल चार्जेस लेके बैठे हैं। तो ये पार्टी की लीडरशिप की मैं धन्यवाद भी करूँगा, और उन्होंने समझा कि इस लायक मैं काम कर पा रहा हूँ। तो आज निश्चित ही दिल्ली में भी हमने कांग्रेस की जो ज़मीन खो गई थी उसको दोबारे से पाने में कहीं ना कहीं हमें कामयाबी भी हासिल हुई। ठीक है, अभी तो आपसे, क्योंकि अब आप जैसे बता ही रहे हैं कि आप अब तो प्रेसिडेंट भी हैं कांग्रेस के, अभी काफ़ी डिम्योर से आप लगते हैं, काफ़ी सुलझे हुए। हम जहाँ बचपन की बात करें, ऐसे ही शांत रहते थे आप? कभी शैतानी वगैरह भी करते थे? कभी डांट वाट पड़ी? पढ़ाई में कैसे थे? शैतानियाँ तो शुरू से बहुत ज़्यादा रही, और घर वाले परेशान रहते थे, अक्सर डांट भी खानी पड़ती थी। मार वार भी पड़ी है? एक बार याद है मुझे, एक बार फादर साहब की मार भी पड़ी, लेकिन मार से अक्सर बच गया। अच्छा, मम्मी ने बचा लिया होगा? नहीं, मम्मी तो ज़्यादा रहती थी कि भाई आप कैसे ये कर रहे हैं, लेकिन बचपन से ही समझिए कि चाहे मेरे फादर साहब का था, मदर का था, उनका दिल जीतना में आता था। और वो कहीं ना कहीं जो मेरे राजनीतिक सफ़र रहा उसमें भी वो चीज़ मुझे उसका बड़ा फ़ायदा मिला, क्योंकि राजनीति में आज ज़रूरी ये है कि आप सिर्फ राजनीति नहीं कर सकते, आप अगर दिल से राजनीति करते हैं तो अगले को जीतना पड़ता है। और कहीं ना कहीं मैंने ये महसूस किया कि ज़िंदगी में, जीवन में जो साथी आया, सहयोगी आया, मित्र आया, वो ज़िंदगी भर का साथ, एक बार हाथ पकड़ा तो ज़िंदगी भर का साथ रहा। ये क्वालिटीज़ मैं मानता हूँ, मैं अपने आप की ये स्ट्रेंथ मानता हूँ। पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में नॉर्मल। हाँ, क्या किया आपने ग्रेजुएशन में? मैं सिविल इंजीनियरिंग परस्यू किया, और सिविल इंजीनियरिंग में कॉलेज में भी कंडीशंस ऐसे हुए, राजनीति में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन कंडीशन हुई, हमारा एक साथी 1 साल जिसको चुनाव लड़ाने के लिए तैयार किया, वो बैकआउट कर गया किसी कारण से। हमने चैलेंज लिया कि अगले साल हम लड़ेंगे। अगले साल लड़े, कांग्रेस अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे, और जब लड़े तो सबकी जमानत भी जब्त की। तो पहला चुनाव वही था जिंदगी का पहला चुनाव वही था। यस, लेकिन जैसे मैंने कहा कि साथियों का सहयोग बहुत मिला, और उसी का नतीजा था कि कॉलेज की पढ़ाई के बाद, कॉलेज में ये एक पहला स्टिंट होने के बाद मैं NSUI का वेस्ट जोन का सेक्रेटरी भी नियुक्त हुआ। पहली जो पॉलिटिकल अगर पोस्ट कहूँ तो वो सेक्रेटरी ऑफ, उस समय हमारे जोन में डिवाइड होता था, तो वेस्ट जोन का सेक्रेटरी रहा और कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद कहीं ना कहीं अपनी साधारण ज़िंदगी में वापस लौटे, काम शुरू किया। फिर एक समय आया, जैसे मैंने कहा कि फादर साहब ने कहा कि मैं तो अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ। कॉलेज से जल्दी से राजनीति में पहुँच गए, लेकिन जब हम कॉलेज में होते हैं देवेंद्र जी, और आप तो मतलब अच्छे खासे दिखते भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की कुछ कहानियाँ रही होंगी,
कुछ किस्से कहानी कुछ तो रहा होगा इंजीनियरिंग कॉलेज में जो आप शेयर करना चाहें। देखिए, कॉलेज में निश्चित ही जो कॉलेज लाइफ होती है, एक वही कॉलेज लाइफ हमने भी जी है। सब तरीके के अप्स डाउन्स देखे सबके साथ, कभी किसी के साथ अटैचमेंट, कभी किसी के साथ लड़ाई, किसी को सबक सिखाना, वो सारे किस्से ज़रूर आज भी स्मृति में हैं। लेकिन मुझे अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो मुझे रेगुलर एक स्टूडेंट की तरह गए थे, वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। सिचुएशन बनी कि भाई एक लड़के को, साथी को, जो हमारा दोस्त था, मित्र था, उसका मन हुआ कि मुझे प्रेसिडेंट लड़ना है। हमने सपोर्ट किए और लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसी कंडीशंस हुई, उसने अपने आप को बैकआउट किया। उस समय दुख हुआ, उस समय ये भी रहा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। ईगो हर्ट हुई, लोगों ने मजाक बनाया कि तुम्हारे ग्रुप में से इस तरीके से हुआ। तो इवेंचुअली आई डिसाइडेड कि ठीक है, अगले साल, अब तो ये तो टाइम निकल गया, नॉमिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन अगले साल हम लड़ेंगे। और आप चैलेंज के साथ एक साल पहले जब डिक्लेयर करते हैं तो कंडीशंस भी उस तरीके से बनती हैं। उसी दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई। किसी ने, बचपन की बात है, तो पोस्टर लगा दिए, उसके हम बने सेक्रेटरी जब NSUI के, पोस्टर लगे, पोस्टर फट गए, गुस्सा आया। तो कई साथियों को लाइन में खड़ा करके उनकी पिटाई करनी पड़ी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जिन साथियों के साथ इस तरीके की बात हुई, वही बाद में हमारे परम मित्र भी हुए, वही हमारे अच्छे दोस्त भी बने, और आगे चल के उनका सहयोग भी मिला। तो मैंने कभी अपनी लाइफ में ये नहीं देखा कि किसी के साथ लंबा, किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, किसी के साथ दिक्कतें हुई हों, लेकिन जिसके साथ एक बार मिले तो फिर जिंदगी भर का साथ जरूर रहा। अच्छा, जिंदगी के पहले चुनाव से लेकर और अब तक 2 बार काउंसलर रहे, 2 बार विधायक भी रहे, प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, और अब इतना क्रूशियल चुनाव 2020 का चल रहा है, क्या उम्मीद लग रही है आपको इस चुनाव में? बहुत पॉजिटिव हूँ, और मुझे ये लगता है कि ऊपर वाले की मेहरबानी भी रहती है। अभी 10 साल हो गए हैं, आम आदमी पार्टी ने सपना दिखाया था कि हम करप्शन फ्री कर देंगे, बेहतर दिल्ली बना देंगे। 10 साल में वो सपना टूटा है। जो लोगों को एक चश्मा लगा दिया गया था कि एक साधारण व्यक्ति है, राजनीति में इसलिए आया है कि कुछ बदलाव लाना चाहता है, लेकिन 10 साल में उनका जो असली चेहरा है वो सामने आया। और उसी समय मुझे मौका मिला कि मैं संगठन को संभालूं। संगठन को संभालने का मौका जब मिला तो हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सबसे पहले कि ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग की जाए। एक जो हमारा संगठन कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गया था, बार बार चुनाव हारने से, बारी बारी सीनियर लीडर्स के छोड़ के जाने से। तो मेरी ये पहली प्रायोरिटी रही कि मैं अपने संगठन को ठीक कर सकूं, और उसके तहत मैं हर ब्लॉक में गया, डिस्ट्रिक्ट में गया, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता से इंडिविजुअल मिला और उनमें एक आत्मविश्वास पैदा किया कि भाई हम कर सकते हैं। हम उस पार्टी के नुमाइंदे हैं जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई, इस देश को यहाँ तक लाने में अपना योगदान, एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उनको मोटिवेट किया, और मुझे खुशी है कि बहुत जल्दी, क्योंकि सबको मन में तो सबके रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसको एक मोटिवेशन दिख जाता है, एक अच्छा लीडर मिल जाता है, तो मैं मानता हूँ कि मोटिवेट होके आदमी चल पड़ता है। और 6 महीने में लगभग 8 महीने अभी हो गए, तो 8 महीने में हम घर पर नहीं बैठे। उसका नतीजा है कि आज हमारा संगठन बेहतर हुआ, और जब ज़रूरत हुई कि चुनाव सामने आ रहे हैं तो चुनाव को चुनाव के तरीके से, सबसे पहले चाहे वो एडवर्टीज़मेंट वाला वो सेगमेंट रहता है, वो हमने सबसे पहले शुरुआत की। फिर मैनिफेस्टो बिल्डिंग का हमने काम शुरू किए, और इसके साथ साथ बहुत बेनिफिट हमें कांग्रेस को रिवाइव करने में दिल्ली न्याय यात्रा के द्वारा मिला, जो 70 की 70 विधानसभाओं में मैं लेके गया।
हमारी लीडरशिप में 70 की 70 विधानसभा हम पहुँचे, दिल्ली की जनता का दर्द समझा, परेशानी समझी, चाहे वो रेडी वाला था, चाहे वो रीसेटलमेंट में रहने वाला था, चाहे व्यापारी था, चाहे प्रोफेशनल था, चाहे एक नाई की दुकान पे बैठ के उसके साथ चर्चा करना था। हमने सभी वर्गों को और सभी जोग्राफिकली भी अगर हम बात करें तो गांव में भी, शहर में भी, रीसेटलमेंट में भी, झुग्गियों में भी जाकर इस यात्रा को हमने गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ तक पहुंचाने का काम किया। जब दर्द सुनने में आया तो वाकई में कहीं ना कहीं दिल भी दुखता है, और उससे एक लोगों को भी उम्मीद हुई कि वाकई कांग्रेस जब सड़कों पर है, और लगातार 1 महीना हम सड़कों पर थे, धुंध थी, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथियों ने हार नहीं मानी, हम लोगों तक पहुँचे, उनमें वो विश्वास जताया कि कांग्रेस वाकई सीरियस एक चुनाव लड़ना चाहती है। और उसका नतीजा है कि आज हम जो हमारे कैंडिडेट्स हैं 70 के 70, आप देखेंगे एक बहुत अच्छा सिलेक्शन भी हुआ, और उससे कहीं ना कहीं जो सीरियोसिटी थी वो कांग्रेस की सामने आई। मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि 10 साल क्योंकि आम आदमी पार्टी के हो गए थे, 10 साल केंद्र की सरकार को हो गए थे, और बातें उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई ख़त्म करने की बात, भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात, दिल्ली को बेहतर बनाने की बात, लोगों ने वादे बहुत किए, लेकिन आज जब हकीकत देखने को आती है या लोगों के आंखों पर जो चश्मा इन दोनों पार्टियों ने चढ़ाया था वो आज कहीं ना कहीं उतरता दिख रहा है। और हमारी जो लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट, हमारे कैडर की इन्वॉल्वमेंट और हमारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन, तीनों से निश्चित ही आज हम उस स्थिति में पहुंच गए कि जहां पर हम दम के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस दिल्ली में है। देवेंद्र जी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है। दिल्ली जब से राज्य बना, सबसे ज़्यादा टाइम अगर अगर किसी ने शासन किया तो कांग्रेस थी। 15 साल सत्ता में रहने वाली पार्टी अब ज़मीन ढूंढ रही है। इतने हालात कैसे ख़राब हो गए कांग्रेस के लिए? देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि जब किसी भी सरकार को या किसी भी व्यक्ति को लंबा समय एक सर्व करने का मिलता है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नेचुरल हो जाती है। दिल्ली की हमेशा से जो मैंने महसूस किया है कि दिल्ली जब वोटिंग पे आती है तो भारतीय जनता पार्टी उसका नेचुरल चॉइस नहीं है। ये आपने महसूस किया होगा कि पिछले 6 चुनाव में वो 32 से 38% तक वोट शेयर लेती है और उसके पश्चात सरकार बनाने में नाकामयाब हो जाती है। और 15 साल क्योंकि हमारी सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर डेवलप हुई थी। हालांकि जब आदमी देखता है और काम करता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि वो बेहतर थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसी समय केजरीवाल जी पिक्चर में आते हैं। उन्होंने नया सपना दिखाया, एक नई उम्मीद दिखाई कि ये दोनों पार्टियों से अलग हटकर भी कोई सरकार चला सकता है, बेहतर सरकार चला सकता है। कहीं ना कहीं उस सपने में और जो एक चेंज लोग देख रहे थे, उस चेंज को केजरीवाल जी के रूप में दिल्ली की जनता ने देखा। दिल्ली की जनता, एक बात माननी पड़ेगी, जब किसी की तरफ जाती है तो पूरी तरीके से आती है। दिल्ली ने जब फैसला किया कि केजरीवाल की तरफ जाना है तो पहले 70 में से 67 सीट्स दे दी, दूसरी बार 70 में से 62 सीट दे दी। बीच में चुनाव आए लोकसभा के, चाहे वो 18 का हो, 17 का हो या 24 का हो। 15 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी, लेकिन सातों की सातों लोकसभा भारतीय जनता पार्टी। मतलब जिधर जाना है छप्पर फाड़ के जाना है। 20 में जाना है तो 70 में से 62 सीटें, लेकिन 24 का चुनाव आता है तो 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी। और कहीं ना कहीं वही बदलाव, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी नेचुरल चॉइस नहीं है, आम आदमी पार्टी के तरह के विरुद्ध आज इस तरीके का माहौल मैंने दिल्ली की जनता में देखा है कि जो कहीं ना कहीं 13 से मिलता जुलता नज़र आता है। 13 में कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि
कांग्रेस पिक्चर से निकल जाएगी, सिर्फ 8 पर सिमट कर रह जाएगी। शीला दीक्षित जी जैसी नेता चुनाव हार जाएंगी। आज कहीं ना कहीं मुझे उसका बिल्कुल वही सिचुएशन आम आदमी पार्टी के साथ होती दिख रही है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और कांग्रेस जिसने अपने आप को रिवाइव किया, जिसका इतिहास है और जिसके साथ भरोसा है राहुल गांधी जी, खड़गे जी का, उस कांग्रेस को आज कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता देखना चाहती है। शीला जी को लोग याद करते हैं, उस समय बहुत डेवलपमेंट्स हुए, उस समय सामाजिक जो जिम्मेदारियां थी सरकार की वो भी हमने निभाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं वो जो एक उम्मीद और एक भरोसा शीला जी पर, माने राहुल गांधी जी, खड़गे जी, कांग्रेस का भरोसा है, उसकी तरफ लोगों की उम्मीदें जगी हैं और कहीं ना कहीं वो चमत्कार आपको देखने को जरूर मिलेगा। सर लेकिन एक थ्योरी दिल्ली में ये भी चल रही है, कि कांग्रेस का जितना वोट शेयर बढ़ेगा उससे बीजेपी को फायदा होगा। ये आपने राजनीतिक विश्लेषकों से सुना होगा, टीवी डिबेट्स में, और लोग सोशल मीडिया पे भी। देखिए ये एक आपको वाकई ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस स्थिति में आ गई है कि कांग्रेस को इस तरह की बातें कि वोट शेयर बढ़ेगा तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा, इस थ्योरी पर क्या कहेंगे? देखिए ये एक नैरेटिव है जो आम आदमी पार्टी लगातार पुश करती है। मैंने कहा ये जो नैरेटिव बनता है, निश्चित ही आज आंकड़े हमारे फेवर में नहीं है। आज आंकड़े हमारे को फेवर नहीं करते क्योंकि 3 बार हम लोकसभा में 0 हो गए, 2 बार विधानसभा में 0 हो गए। लेकिन निश्चित ही जो अगर हम जनता में जा रहे हैं तो जनता में वो उबाल नजर आता है, जनता में वो विरोध आम आदमी पार्टी का नजर आता है। एक व्यक्ति जो लंबी सी शर्ट पहन के आता था, टूटी चप्पलें पहन के आता था, कहता था मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। माफ़ करना, भ्रष्टाचार चरम पर था। आपने ये वादा किया था कि हम लोकपाल लेकर आएंगे, लोकपाल के ऊपर आपने सरकार गिरा दी थी। आज 10 साल के बाद वो लोकपाल कहाँ है किसी को पता ही नहीं है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने बड़े बड़े वो कागज लेके घूमते थे, शीला जी को बदनाम करने की कोशिश करते थे कि 6 महीने में इतने सबूत हैं हमारे पास इस सरकार के खिलाफ, हमारी सरकार आएगी सब साफ, उसी दिन जेल चले जाएंगे। वो तो कोई जेल गया नहीं, उनके खिलाफ तो कोई चार्ज भी किसी मंत्री के खिलाफ नहीं लगे। लेकिन भ्रष्टाचार के अंदर जेल कोई गया तो केजरीवाल जी और उनकी पूरी सरकार गई। तो आज दिल्ली की जनता वो देखती है, आज दिल्ली की जनता देखती है कि वही व्यक्ति जो कहता था कि मैं कोई सिक्योरिटी, कोई गाड़ी, कोई घोड़ा, कोई वो नहीं लूँगा, आज वो अपने कोरोना काल में जब लोग अपनी सांसें गिन रहे थे, सांसें ढूंढ रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ मिलेगा, उस समय साहब का शीश महल बन रहा था। तो आज उनका जो कैरेक्टर है वो लोगों को सामने आया, आज उनकी कारगुजारी सामने आई। पिछला चुनाव निश्चित ही केजरीवाल जी के दम पर लड़ा गया, विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हैवी थी पिछली बार भी, इस बार भी वो हैवी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। लेकिन फ़र्क क्या है, पिछली बार केजरीवाल जी साफ थे, केजरीवाल जी जो कहते थे वो उस तरीके से दिखाते थे कि जो हमने कहा वो करके दिखाया। लेकिन इस 5 साल में वो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से डूब गए, वो विलासिता में पूरी तरीके से डूबे और उसका लोगों को एहसास हुआ कि ये आदमी का कैरेक्टर जो है, जो ये दिखाना चाहता है और जो ये वाकई में है, वो असलियत सामने जब जनता के सामने आई तो उनका तिलिस्म टूटा है, तब उनका चश्मा हटा है और आज कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में कांग्रेस आई है। तो आज अपने कैडर के दम पर, आज अपने सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स पर, आज हमारी लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट जो जिस तरीके से इस चुनाव में हुई है, उसकी दम पर हम ये क्लेम करते हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी हुई है वो हमें पूरी तरीके से सरकार बनाने में मदद देगी। आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में? देखिए मैंने कहा, आज अगर समीकरण देखें आप, अगर कागजों में देखते हैं तो निश्चित ही आम आदमी पार्टी है। लेकिन सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी अपना ग्राउंड पूरी तरीके से खो चुकी है और कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी जो 32 से 38% पे झूलती रही है, आज मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से साफ होगी और हमारा मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाला है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुख्य मुकाबला
आम आदमी पार्टी के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ है इस बार। इस उसका कारण मैं बताया, मैं इसीलिए बात आपको बार बार कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी से लोगों का विश्वास हटा है। आम आदमी पार्टी से लोग पूरी तरीके से ये महसूस करते हैं कि वो चीट हुए हैं। आपको मैंने 2013 का समीकरण बताया, सपने में नहीं सोच सकते थे। और मैं आज का भी अगर बात करूं तो तेलंगाना में अगर कांग्रेस आज मुख्यमंत्री बैठा है, चुनाव से पहले किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि वहाँ दोनों सरकार जो दोनों पार्टियां हैं वो हारेंगी और कांग्रेस ना सिर्फ जीतेगी बल्कि एक मजबूत स्थिति में सरकार बनाएगी। आज उसी का रेप्लिका यहाँ पर होने वाला है। देवेंद्र जी एक ये बात जो सामने आ रही है इसमें कितनी सच्चाई है, आप इसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए, ऐसा कुछ डिसाइड हुआ है कांग्रेस में कि अरविंद केजरीवाल पे जो है वो डायरेक्ट अटैक नहीं किए जाएंगे, केवल जो सरकारी तौर पर काम हुए हैं या नीतियां बनी है केवल उन्हीं की चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जाया जाएगा? नहीं नहीं, देखिए हम और हमारी लीडरशिप लगातार आक्रामक रही है। दिल्ली के इश्यूज बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम इनके भ्रष्टाचार के मुद्दों पर पूरी तरीके से मुखर होकर हमारी पूरी लीडरशिप सामने आई है। तो ऐसा कोई कारण हमें नज़र नहीं आता है और हम पूरे एग्रेसिव मोड में, क्योंकि आज सरकार में केजरीवाल जी हैं, उनकी पार्टी के उसमें है, सत्ता में है, तो निश्चित ही जो फेलियर्स हैं वो तो सामने आएंगे आएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इनका कैरेक्टर भी सामने आया। एक व्यक्ति अपने बच्चों की कसम खा के कहता है कि मैं किसी का समर्थन नहीं लूँगा। एक व्यक्ति एफिडेविट में लिख के देता है कि मैं कोई बंगला नहीं लूँगा, कोई गाड़ी नहीं लूँगा, कोई कार नहीं लूँगा। आज वो एफिडेविट कहाँ गायब हो जाते हैं, आज वो कस्में कहाँ चली जाती हैं। तो आदमी का जो बेसिक कैरेक्टर है वो भी व्यक्ति देखता है, किसी को चुनने के लिए, किसी को वोट देने के लिए ये ज़रूर देखता है कि इस व्यक्ति ने इसका भरोसा कितना किया जा सकता है। और भरोसा जो है वो कांग्रेस के साथ है, भरोसा राहुल गांधी के साथ है, भरोसा खड़गे साहब के पास साथ है, भरोसा है कि जिन्होंने पहले करके देखा है शीला दीक्षित के साथ है। तो लिहाजा आज जनता जो है उस भरोसे पर वोट देने जा रही है। प्रियंका ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि अरविंद केजरीवाल पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया जाएंगे, तो मुझे वो याद आता है पीसी अजय माकन की बीपीसीसी में बाकायदा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन अजय माकन साहब नहीं पहुंचे। बाद में खबर आई कि वो नेशनल लेवल पर जो इंडिया गठबंधन है वहाँ से प्रेशराइज करवाया गया कि नहीं भाई पर्सनल अटैक नहीं करना है और आप एंटी नेशनल कह रहे हैं। तो क्या हुआ था उस दौरान, उसके बारे में आप कुछ? देखिए मैं एक बात मानता हूँ कि अजय जी कोई भी बात बिना ऑथेंटिसिटी के नहीं कहते। ज़रूर कोई कागज़ में कमी रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने, नहीं तो पहले दिन अनाउंस करने के बाद वो आपको याद होगा कि विड्रॉ की गई और लास्ट मोमेंट पर, तो इसका उचित जवाब तो निश्चित ही वो दे पाएंगे। लेकिन हम किसी भी तरीके से कोई बैक फुट पर नहीं है, फ्रंट फुट पर हम खेल रहे हैं। अभी जब तक सारे नॉमिनेशंस भी नहीं हुए थे, राहुल गांधी जी ना सिर्फ आए बल्कि उन्होंने डायरेक्ट अटैक, चाहे वो केजरीवाल हो और चाहे केजरीवाल जी की दिल्ली की सरकार हो, उसके ऊपर खुलेआम ना सिर्फ अटैक किया बल्कि मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने का काम किया। कांग्रेस के जो सोच है उसको सामने रखने का काम किया। लेकिन ये भी खबर आई थी कि माकन जी मिसिंग थे पहली रैली में, राहुल गांधी जी नाराज हैं क्या माकन जी? देखिए वो ट्रेजरर हैं और हो सकता है कोई ना कोई एंगेजमेंट रही हो, लास्ट मोमेंट पे कई प्रोग्राम्स बनते हैं, तो लेकिन ऐसी कोई नाराज़गी या ऐसी कोई बात हमारी उसमें नहीं है। दिखेंगे मतलब अजय माकन अब आगे आने वाली रैलियों में दिख राहुल ही गांधी रहे के हैं और साथ? आगे भी दिखेंगे। अच्छा, आपने वो भी बोल रहे थे 49 दिन वाली सरकार का जिक्र किया, फिर आपने अभी बोला कि कसम खाई अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे। मुझे याद है मैं भी आपका इंटरव्यू रनौला में कर रहा था, तब भी आपने बात कही थी कि हमारी सबसे बड़ी भूल थी लोकसभा में करना। पहले बताइए वो भी भूल थी 2013 वाली, और वो फैसला किसका था 2013 में गठबंधन, उस वक्त आप विधायक भी थे, उस वक्त क्या हुआ था गठबंधन के पीछे? क्योंकि शीला दीक्षित को चुनाव हराया, कांग्रेस को 8 सीट तक 2013 में सीमित कर दिया, उस बारे में कुछ किस्सा, कुछ कहानी, कुछ? देखिए क्या है कि कांग्रेस की हमेशा ये सोच रही है कि नेशन इंटरेस्ट में क्या बेहतर हो सकता है।
दिल्ली की जनता ने तय किया कि 28 सीटें आम आदमी पार्टी को दी। हम मात्र 8 पर सिमट कर रह गए थे। बिना 8 के सपोर्ट के सरकार चल नहीं सकती थी। भारतीय जनता पार्टी को हम कभी सपोर्ट कर नहीं सकते, सिर्फ इस सोच के साथ कि क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं और दिल्ली ने अपना मन बताया है कि आम आदमी पार्टी के साथ जाना है, कहीं ना कहीं सरकारी पैसे का खर्च बचाने के लिए, दिल्ली की भावनाओं को समझते हुए हमने ये तय किया था कि हम सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन इस सरकार को सपोर्ट करेंगे। हमने किया। 1 साल में माननीय केजरीवाल साहब लोकपाल के मुद्दे पर, जबकि हम सब साथ थे, वो सरकार छोड़कर भाग जाते हैं और जब दोबारा चुनाव होते हैं तो 70 में से 67 सीटें जीत जाते हैं। लेकिन उस लोकपाल का आता पता फिर ढूंढना पड़ता है। 20 में वही हाल, 70 में से 62 सीटें जीत जाते हैं, लेकिन लोकपाल आज 25 में भी ढूंढने को मिल नहीं रहा है, कहाँ पर है। बिना लोकपाल के ADR की रिपोर्ट है 66% जो मौजूदा विधायक हैं उनके खिलाफ ग्रीवेंस चार्जेस हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो रखी हैं। आप सोचिए अगर अच्छा लोकपाल होता तो इनका 99% जो विधायक होते या तो जेल की हवा खा रहे होते। तो ये जो हमने भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उस समय वो फैसला लिया था। तो सही था गलत था फैसला, क्या लगता है? आज ज़रूर ये लगता है कि शायद वो एक गलत फैसला रहा और उसके ऊपर ज़्यादा गलत हमें ये लगता है कि अभी 24 में भी उनका साथ नेशन इंटरेस्ट के लिए देना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि बारी बारी गलती से कुछ ना कुछ सीख मिलती है और वो सीख मिल चुकी है। अब आगे कोई इस तरीके की गलती नहीं होगी, इस बात का विश्वास हमें भी है। लेकिन ये बात, हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी कि आप ये जो कह रहे हैं कि 2024 में भी ये गलती फिर हुई, अब आप कह रहे हैं कि गलती ऐसी दोबारा नहीं होगी। आपके लीडर्स चले गए, आपसे पहले DPCC के जो चीफ थे अरविंदर सिंह लवली यही कहते हुए गए कि गठबंधन महाभूल है, नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद जो गठबंधन था वो हुआ, चुनाव लड़े गए, जो भी रिजल्ट उसके रहे हों। ऐसी क्या कमी रह जा रही है दिल्ली में, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या जो काडर है, समझा क्यों नहीं पा रहे हैं नेशनल लीडरशिप को कि दिल्ली के सेंटिमेंट्स अलग हैं, खासतौर पर आम आदमी पार्टी के गठबंधन के साथ? क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए कहा जाता है उन्होंने आप ही का वोट लिया है, उन्होंने आपके कोर वोटर्स को लिया है, जिनको अब आप शायद इस चुनाव में वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कहते हैं कि खुली छूट स्टेट लीडरशिप को नहीं दे रखी है। देखिए क्या होता है कि मुझे उस समय भी लोकसभा में, क्योंकि मैं इंचार्ज था पंजाब में हम मुख्य ऑपोजिशन लीडर थे कि अपने मुख्य ऑपोजिशन की जो भूमिका थी उसमें थे। वहाँ की लीडरशिप ने तय किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी को मात्र 4 पे सिमटना पड़ा, कांग्रेस 13 में से 7 सीटें जीती। लीडरशिप ऐसा नहीं है कि स्टेट लीडरशिप की बात नहीं मानती। आपने जो अभी बात कही वो उससे मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ कि जो लोग गए उन्होंने इस तरीके के इल्ज़ाम ज़रूर लगाए, लेकिन मीटिंग में सबसे ज़्यादा अगर प्रमुखता के साथ इस गठबंधन की सपोर्ट किसी ने की तो वो अरविंदर लवली जी थे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब होती है तो निश्चित ही है कि फिर फैसला तीसरी पार्टी लेती है। हमारे यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी, हम उस समय भी इसके खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं, हमेशा खिलाफ रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस पार्टी को छोड़ के गया वो सबसे बड़ा समर्थक था कि हमारी समझौता होना चाहिए, क्योंकि मैं उस मीटिंग का पार्ट था। ये आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप उनसे सवाल पूछिए कि आप अंदर कुछ होते हैं और बाहर कुछ होते हैं, इससे काम चलने वाला नहीं। आपकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, आपने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते वो समझौते के लिए बात की, जब टिकट नहीं मिली तो आप निकल के भाग गए। तो इसमें मैं लीडरशिप को किसी भी तरीके से दोष नहीं देना चाहता। जिस दिन दिल्ली की ये कांग्रेस फैसला करेगी या हमने अभी किया कि हमें संगठन उसमें समझौते के साथ नहीं जाना है,
तो आज हम अकेले अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो नेचुरल सी बात है कि तीसरी जो पार्टी है अर्थात जो हमारी लीडरशिप है वो फैसला लेती है, और उसने जो नेशन इंटरेस्ट में बेहतर समझा उसके साथ वो गए। उसका खामियाजा लेकिन उसका उस वक्त खामियाजा लेकिन दिल्ली की कांग्रेस को जरूर भुगतना पड़ा। जी। और मुझे ये लगता है कि दिल्ली की कांग्रेस को ही नहीं, पूरे देश में आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं बढ़ावा उससे मिला है, और कहीं ना कहीं आपने महसूस किया होगा कि यही आम आदमी पार्टी है जैसे दिल्ली में हमारे वोट शेयर को खा गई, जैसे पंजाब में उसने कोशिश की और काफ़ी शेयर कांग्रेस का खाया। इसी प्रकार से जब जब चुनाव होते हैं वोटों की डिवीज़न करनी होती है, चाहे वो गोवा में हो, चाहे वो गुजरात में हो, राजस्थान में हो, और मोर रिसेंटली अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो वहाँ पर ये ना सिर्फ हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं बल्कि हमारी वोटों में कट कर कर भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। मतलब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए खतरा ज्यादा है, आप ये कह रहे हैं। दूसरा आपने अभी कहा कि अब गठबंधन के पक्ष में दिल्ली में नुकसान हुआ। पहला गठबंधन जो 2013 में हुआ था वो भूल थी, एक तरह से गलती थी वो। तो क्या लगता है कि नेशनल लेवल पर जो आपका गठबंधन है स्टेट, वो तो सब इंडिया गठबंधन के कई लीडर से कह चुके हैं कि हमारा गठबंधन नेशनल लेवल पर है, तो क्या आगे भविष्य में लोकसभा चुनाव होंगे, क्या नेशनल लेवल पर आम पार्टी को साथ रखना चाहिए? देखिए मुझे गठबंधन में मैं इस कैपेसिटी में नहीं हूँ कि नेशनल लेवल पर कौन सी लीडरशिप किसके साथ रहे, क्या गठबंधन बनता है, वो सिचुएशंस भी होती हैं। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज पूरी दिल्ली कांग्रेस एक मत है कि हमें इनके साथ नहीं रहना, और उसका सम्मान हमारी केंद्रीय लीडरशिप ने भी किया, जिसका नतीजा है कि आज हम अकेले ना सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ टाल ठोक रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं कि 25 में हम मजबूत सरकार भी दिल्ली में बना सकें। ठीक है। मैं राहुल गांधी जो हैं सीलमपुर में उन्होंने खुलकर अटैक किया। उन्होंने बोला कि पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल एक जैसे हैं। उनके भ्रष्टाचार की बात की, यहाँ के मुद्दों की बात की। अब वो सुनने में आ रहा कैंपेनिंग भी बड़ी सीट्स पर करने वाले हैं, नई दिल्ली और इन तमाम सीट्स पर। तो कांग्रेस कहीं से भी अब नहीं लग रहा है कि कहीं कोई क्या संदेश ये देने की। देखिए दिल्ली में 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। तीनों अपना जो बेस्ट है मैं समझता हूँ कि वो कोशिश करेगी। दिल्ली एक ऐसा जोग्राफिकल स्टेट भी हो गया जो दिल्ली की जो देश की राजधानी भी है। यहाँ पर जिसकी भी सरकार बनती है तो उसका एक मैसेज पूरे देश में ज़रूर जाता है। हम एक आम व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति को तमिलनाडु में कौन मुख्यमंत्री है उसका शायद नहीं पता होगा, लेकिन दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री है उसका ज़रूर पता रहता है। लिहाजा हमारी ये कोशिश है कि हम दिल्ली में अपना बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस करें, हम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करें। हम उसी का नतीजा है कि बहुत बेहतर हमारे कैंडिडेट रहे, चाहे वो संदीप जी जैसे आपने नई दिल्ली की बात कही, या अलका जी हैं, या राजेश लिलोथिया जी हैं, या जो हमारे अन्य साथी हैं, जो सीनियर लीडरशिप थी उसके साथ साथ हमने ये कोशिश की है कि जो नए जो लोग हैं उनको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे सकें। जिसने संगठन में काम किया, जिसने कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने का काम किया, इस बार हमने उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दिया है चुनाव लड़ने का। ठीक है। संदीप दीक्षित ने कहा है कि जब वो अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं नई दिल्ली में, और जाहिर तौर पर वो शीला दीक्षित के बारे में भी वहाँ जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित की राजनीतिक रूप में हत्या की है, राजनीतिक हत्या की है शीला दीक्षित का पॉलिटिकल। जो कितना इत्तेफाक रखते हैं आपसे? देखिए मैं पहले भी इस इंटरव्यू में आपके साथ शेयर किया कि कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि शीला जी चुनाव हार जाएंगी, लेकिन केजरीवाल जी ने उनको भ्रष्ट साबित करने के लिए इल्ज़ाम बहुत लगाए। और जैसे मैंने कहा कि इतने सारे कागज़ लेके चलते थे, हमारे पास सबूत हैं, इनको ख़त्म कर देंगे, इनको जेल भेज देंगे 6 महीने में। लेकिन वो सबूत जो थे वो गायब हो गए जैसे उनकी सरकार बनी। तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन अगर उसको प्रूव करने की बात आती है तो सबसे पहले केजरीवाल जी जाके माफ़ी भी मांग लेते हैं। आपको याद होगा कई इस तरीके के केसेस हुए जिसमें सिर्फ जाके माफ़ी मांगने से कोर्ट से वो बरी हो गए।
तो ये एक कहीं ना कहीं आदत बन गई है केजरीवाल जी की, पहले झूठ बोलो और फिर माफ़ी मांग के साइड निकल लो। उसको ज़रूर उन्होंने, मुझे लगता है, हाईलाइट करने की कोशिश की है, और ये निश्चित ही एक उनके अगेन, जैसे मैंने कहा, कैरेक्टर को डिफाइन करता है कि आदमी के किसी के कैरेक्टर को पहले चीरहरण कर लो, फिर कह दो माफ़ी चाहता हूँ का, ये लो जो अपना वापस। तो ये इनकी आदत बन चुकी है। नुकसान शीला जी को और पूरे परिवार को उस झूठ के जो फैलाया गया उससे निश्चित ही हुआ है। ये दिल्ली में जब हम कांग्रेस की बात करते हैं ना, तो दो भागों में बांट सकते हैं। एक कांग्रेस जो शीला दीक्षित के समय थी, बहुत स्ट्रांग थी, सत्ता पर थी। अब जो शीला जी के बिना है, अब जो शीला जी के काम को लोगों के बीच में लेकर जा रही है, 2.0 अगर बोलें दिल्ली में कांग्रेस का जो चेहरा है, इस 2.0 दिल्ली कांग्रेस में सब एक तरफ हैं, सबकी एक ही साइड है। कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो नहीं है, जैसा आप बता रहे थे कि पहले बड़े लीडर्स थे, बाहर आके उन्होंने कुछ और बोला, अंदर कुछ और बोला। गठबंधन को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर, बीजेपी को लेकर सबकी एकमुश्त राय है। देखिए, उसी का नतीजा है कि हम एक अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज सब अपने आप को इस चुनाव में इन्वॉल्व महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि एक मजबूत स्थिति में कांग्रेस आई है। मुझे खुशी है कि हमें पूरी जो लीडरशिप है उसका सहयोग मिला है। अगर मुझे सहयोग नहीं मिलता तो 70 की 70 विधानसभाओं में ये यात्रा संभव नहीं थी। अगर इनका सहयोग नहीं मिलता तो आज जिस स्थिति में कांग्रेस आई है वो कभी भी हो सकती थी। कितने आश्वस्त हैं कांग्रेस की परफॉर्मेंस को लेकर, मतलब मैं नंबर्स वाइज अगर आपसे पूछूं? देखिए, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। इस बार मुझे लगता है कि जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता का फैसला जो है वो किस तरफ कैसे जाता। मैं तो हमेशा जो ट्रेंड कांग्रेस दिल्ली की जनता का रहा है वो वन साइडेड जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, 70 में से 67 सीट कांग्रेस को दे दें। ये जनता की ये फैसला है, और जब जनता चुनाव लड़ती तो उसका कोई आप गेज नहीं कर सकते। अगर आप समीकरणों में जाएंगे तो हो सकता है डेटा कुछ और बताए, लेकिन जनता के मूड पर जाएंगे, जनता की जो फीलिंग्स हैं उस पर जाएंगे, तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार तो बनेगी। कहाँ तक ले जाएं उसकी कोई लिमिट नहीं। लेकिन जो नंबर्स हैं वो बड़ा रोशन इतिहास भी कांग्रेस का था शीला जी के टाइम का, 15 साल सत्ता में, और दिल्ली की चर्चा बहुत होती है। खुद आपके विपक्षी भी बात मानते हैं कि शीला दीक्षित का दिल्ली को बनाने में बहुत योगदान भी रहा है। लेकिन 2013 के चुनाव में 8 सीट, उसके बाद से विधानसभा में आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो अगर आप नंबर्स बता पाएँ कि क्या दावा आपका रहने वाला है इस चुनाव में, क्या आप, क्योंकि सर ईमानिएगा आप, क्योंकि विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में 4% का वोट शेयर आपका था, और आपके सामने जो पार्टीज हैं, एक का 38% है, एक का 50+ है। तो ऐसे में ये जो गैप है, आपको नहीं लगता बहुत ज़्यादा है, और इसको किस तरह से आप पाटेंगे? मैं फिर वही कह रहा हूँ, 2013 में आम आदमी पार्टी का 1%, 0% वोट परसेंट था, लेकिन 0 से कहाँ गए? 2015 में जब वो चुनाव में गए तब सिर्फ 28 सीटें थी। दिल्ली की जनता ने तय किया, सीधा 67 सीट पर लेके गए। तो ये जब जनता फैसला करती है तो उसका गेज करना मेरे और आपके बस का नहीं है। एक और चीज़ कि चेहरों की बहुत लड़ाई हो रही है। हर रोज़ अरविंद केजरीवाल बीजेपी को चुनौती देते हैं कि भाई आपका चेहरा कौन है। कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी का घोषित चेहरा अरविंद केजरीवाल है, कांग्रेस की तरफ से क्या कोई मुख्यमंत्री का फेस भी है, या किस तरह से आप? मेरा सवाल पहले ये है कि क्या जो केजरीवाल जी अपने आप को चेहरा बता रहे हैं, इज ही एलिजिबल टू बिकम द सीएम? मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जेल से जब बाहर आए हैं, जेल से आप बरी होकर नहीं आए हैं। पहली बात तो आप बेल पर बाहर आए हैं, आप जमानत पर बाहर आए हैं, और कोर्ट ने ये कंडीशन लगाई है कि आप कोई सरकारी फाइल साइन नहीं कर सकते, आप सरकारी दफ्तर नहीं जा सकते। तो क्या केजरीवाल जी एक बार फिर दिल्ली की जनता को धोखा देने का नहीं काम कर रहे हैं? जबकि उनका केस आज भी वैसा ही है। जहाँ तक
दिल्ली कांग्रेस में मुख्यमंत्री की बात है, हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं जिनका एक्सपीरियंस है, जिनका एक रुतबा है, जिनका अपना एक, मैं समझता हूँ कि वो एलिजिबल हैं कि सीएम बन सकें। लेकिन दिल्ली कांग्रेस में हमेशा एक ये जब सीएम का कोई चेहरा या सीएम अपॉइंट होता है तो उससे पहले कितने विधायक हमारे जीतते हैं, उनकी क्या राय है, और फिर उस राय के अनुसार इवेल्युएट कर कर केंद्रीय लीडरशिप सीएम के चेहरे को घोषित करती है। हम वो परंपरा नहीं तोड़ते, लेकिन अगर बात आती है कि भाई एलिजिबिलिटी कितने हैं, तो एलिजिबल बहुत हैं। ये चेहरों की क्योंकि बात हो रही है, और जब तक टिकट्स दी नहीं गई थी तो बार बार एक नाम आ रहा था कि कांग्रेस इस शख्स को जो है वो टिकट देने वाली है। इशरत जहाँ की मैं बात कर रही हूँ। मैंने सुना कि आपने खास तौर पर पर्सनल लेवल पे जाके इशरत जहाँ के नाम का विरोध किया, ऐसा? देखिए, मुझे नहीं मालूम आपको कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लगी, लेकिन हमारी लीडरशिप और दिल्ली की लीडरशिप पूरी तरीके से जो एक प्रोसीजर होता है उसी के तहत अपना चुनाव लड़ती है। इनका नाम आया था और कभी? कहीं पर भी इशरत जहान का नाम किसी भी लेवल पर रिकमेंड नहीं किया गया। ठीक है। और दिल्ली चुनाव में इस बार हम देख रहे हैं एमआईएम भी अपनी किस्मत जो आजमा रही है। काफ़ी दंगा आरोपियों को उन्होंने टिकट दी है। जो दिल्ली दंगा थे उसके जो आरोपी रहे हैं उसको टिकट दी है। ये सवाल आपसे इसलिए बन रहा है क्योंकि दिल्ली में जब हम कांग्रेस के वोटर्स की बात करते हैं तो मुस्लिम वोटर्स भी कांग्रेस के वोटर्स रहा करते थे, लंबे समय तक रहे हैं। इस बार भी जब आप अपनी मजबूती दिखाएंगे तो जे क्लस्टर्स के अलावा मुस्लिम वोटर्स में भी उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी। ये जो टिकट्स दी गई हैं खासतौर पर दिल्ली दंगा के आरोपियों को, चुनाव के लिहाज से आप इसको कैसे देखते हैं, और क्या ये कांग्रेस के परफॉर्मेंस पे फर्क करेगा आम आदमी पार्टी के साथ साथ? देखिए, हम हमेशा से ये कहते रहे हैं, एमआईएम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बी टीम है, उसी प्रकार से एमआईएम भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और वो वोट के डिवीज़न का काम करती है। मुस्लिम वोट डेफिनेटली एक बड़ी तादाद में आपने देखा होगा, चाहे कॉरपोरेशन के चुनाव थे उस समय भी रुझान जो वो पूरी तरीके से कांग्रेस की तरफ हुआ है। तो कहीं ना कहीं उस राजनीति के तहत ये सब किया जा रहा है, इस बात का हमें एहसास है। लेकिन मैं जैसे पहले कहता रहा हूँ कि दिल्ली की जनता है, समझदार बहुत है, वो सब समझती है और उचित समय पर उचित जवाब देना उनको आता है। दिल्ली की जनता में इस बार बड़ा रोचक भी चल रहा है, महिलाओं को लेकर बड़े अनाउंसमेंट हो रहे हैं। कांग्रेस ने भी प्यारी दीदी योजना, सिलेंडर, तो कांग्रेस की क्या योजनाएं हैं? और जो आपके राइवल हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, बीजेपी ने भी कल अनाउंस किया कि वो भी 2500 देंगे, आपने भी 2500 का ऐलान किया, अरविंद केजरीवाल 2100 का ऐलान कर चुके हैं। तो इस बार महिलाओं को कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो क्या ये जो अभी चल रहा है इसको लेकर, ये सवाल इसलिए भी बन रहा है क्योंकि ये भी सवाल उठ रहे थे कि रेवड़ी कल्चर को राजनीति में बढ़ावा दिया जा रहा है। पहला सवाल ये कि आप ये जो फ्री की पॉलिटिक्स है इसको आप किस तरह से देखते हैं, सही है या गलत है? और जो आपकी योजना है उसमें किस तरह से आप दावा कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आपके पहले सवाल का जवाब है, मैं ये मानता हूँ कि फ्री कल्चर कोई बेहतर एक कल्चर नहीं हो सकता। लेकिन जब हमने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, दिल्ली के आम नागरिक के लिए अगर कोई सुविधाएं देने की बात की है तो उसके पीछे कारण है, और वो कारण स्पष्ट है कि 10 साल में दिल्ली में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा है, दिल्ली में गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी मार की वजह से जहाँ एक आम महिला का रसोई मुश्किल हो गई, वहीं हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है वो बीमार हो रहा है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनके जो रसोई है उसको चिंता से मुक्त किया जा सके महिला को। ऐसे में ज़रूरी है कि उसकी जो सेहत की जिम्मेदारी है वो सरकार ले सके, और कहीं ना कहीं वो बराबरी का हिस्सा देना कांग्रेस अपना फ़र्ज समझती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है, जो दलित है, जो पिछड़ जाता है, उसको चाहे रिजर्वेशन देकर एक लेवल फील्ड पर लाना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की स्कीम्स हैं, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, या हेल्थ की हो, या 300 यूनिट फ्री की बात हो, ये सारे कहीं ना कहीं
जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो माइनॉरिटी है, उसको कहीं ना कहीं एक बराबरी का लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश है। मैं आज के समय में देखता हूँ महिलाएं टेंशन में रहती हैं, महिलाएं ये चिंता रहती है कि शाम को बच्चे को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम उसको उस चिंता से मुक्त करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो बच्चे पे, अपने परिवार के ऊपर फोकस करें कि मेरे बच्चे की परवरिश ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, वो सही कंपनी में उठ रहा है, बैठ रहा है कि नहीं। क्योंकि दिल्ली के हालात बहुत ख़राब हुए हैं। दिल्ली में महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, दिल्ली में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं बेरोजगारी और महंगाई है, जिसके चलते इजी मनी के लिए जो युवा है वो भटक रहा है, वो नशे की तरफ जा रहा है, वो सट्टे और जुए की तरफ आकर्षित हो रहा है। और उसको सही डायरेक्शन देना कांग्रेस जो है हमेशा से अपना फ़र्ज़ समझती है, और उसी फ़र्ज़ को समझते हुए हमने ये सारी योजनाएं लागू की हैं। जहाँ तक 2100 और 2500 की बात है, इसके पीछे भरोसा क्या है? आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपया पंजाब जैसे स्टेट में 3 साल पहले इसी तरीके से फॉर्म भरे, ऐसे ही कार्ड भी लोगों को इशू किए, और 34 महीने के बाद जब महिलाएं पंजाब से उठकर अपना हक, अपने 34,000 34 महीने के लेने केजरीवाल जी के घर पर आती है, तो उनको डंडे खाने पड़ते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसने 1 साल पहले कर्नाटका में सरकार बनने से पहले ये वादा किया कि हम 2000 रुपये आपको हर महीने देंगे। पहली कैबिनेट हुई, 2000 रुपये सेंक्शन हो गए। आज 1 साल से उनको 2000 रुपये महिलाओं को मिल रहे हैं। तो ये जो भरोसा है ये इम्पॉर्टेंट है। किसके मुंह से आ रहा है, कौन किसके ऊपर भरोसा करता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो कुछ लोग सिर्फ कहने में बिलीव करते हैं। दूसरी तरफ मैं बात करना चाहता हूँ, यही मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी थी जो कहती थी कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल दे देंगे। 11 साल हो गए साहब, 22 करोड़ नौकरियां दे दीजिए ना। आप कहते थे महंगाई ख़त्म कर देंगे, बहुत हुई महंगाई की मार। आज तो महंगाई से लोग ही मर गए हैं, महंगाई की मार नहीं, मार दिए हैं लोगों को। तो 400 का सिलेंडर आप 1200 तक ले गए। चुनाव आते हैं तो उसमें से 300 रुपये कम कर देते हैं। तो दाल हो, चावल हो, आटा हो, आज महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। ये कहते थे कि महंगाई कम कर देंगे, ये कहते थे कि बेरोजगारी कम कर देंगे, कहाँ हैं इनके वादे? तो ये जनता के ऊपर है कि वो किसका भरोसा करती है, और भरोसा जो है वो राहुल गांधी पे किया जाता है, क्योंकि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ रहा हो, चाहे वो राजस्थान रहा हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे हमारा झारखंड में रहा हो या हिमाचल में रहा हो, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें बनी, जो जो वादे किए, हमने कोशिश की है कि पहली कैबिनेट में हो, नहीं तो आज सरकारों को 6 महीने, किसी को 1 साल हो गया है, हमने वो जो वादे किए हैं वो करके दिखाए हैं। दूसरी तरफ इनकी क्रेडिबिलिटी है, जो कभी 2 करोड़ नौकरी देते हैं, कभी बेरोजगारी ख़त्म कर देते हैं, भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात करते हैं, पूरी कैबिनेट भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाती है। 1000 रुपये की बात कर देते हैं, महिलाएं आती हैं अब 1000 रुपये मांगने तो उनको डंडे खाने पड़ते हैं। और याद कर लीजिए, यही केजरीवाल जी ने इस लोकसभा से पहले भी कहा था कि 1000 रुपये जैसे ही चुनाव खत्म होंगे आपके खाते में आ जाएंगे। दिल्ली वाले महिलाएं तो बेचारी शरीफ हैं, लेकिन वो सही समय पर सही जवाब जरूर देंगे। लेकिन बिल्कुल। 6 महीने हो गए वो कर लिया हैं उस चुनाव को। बहुत हार्ड सख्त नहीं, मैं एक सवाल एक आखिरी पड़ाव में मैं आपसे एक सवाल जानना चाहती हूँ, बहुत सिंपल, कि इस बार जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो एंटी इनकम्बेंसी पर हो रहे हैं, ये जो भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे हैं उस पर हो रहे हैं, या जो वादे किए जा रहे हैं तीनों ही पार्टी से उस पर हो रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, जनता किस चीज़ को देखकर वोट देगी? देखिए, लोगों ने तीनों पार्टियों को काम करते हुए देखा है। मैं मानता हूँ ये भरोसे पर ज़्यादा है, क्योंकि लोगों ने 11 साल पहले इन 2 पार्टियों पर भरोसा किया, और वो कहीं ना कहीं भरोसे के काबिल अपने जो उन्होंने वादे किए थे उससे पूरी तरीके से पलटते हुए नजर आए। दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसने दिल्ली को सजाया था, संवारा था, अर्थात पहले किया था और आगे करेंगे के नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ भाई, बहुत सारे सवाल इनसे सख्त पूछ लिए, पॉलिटिकल बहुत हार्ड होता जा रहा है,
कुछ पॉलिटिकल पसंदीदा पसंद नापसंद के बारे में पूछ लेते हैं। अपनी पार्टी में तो जाहिर है आपको सब पसंद होंगे, अब जरा थोड़ा ये बता दीजिए, जो दूसरी पार्टीज में भी कोई नेता होता है जो पसंद आता है, पहले बीजेपी का बताया, बीजेपी में कौन पसंद है आपको? कोई है ऐसा जो लगता है कि हाँ यार ये नेता? कुछ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है बीजेपी में, और एक के साथ नहीं, बहुत सारे ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो बेहतर हो सकते थे। अगर मैं बात करूं नितिन गडकरी जी की भारतीय जनता पार्टी में, कहीं ना कहीं लगता है कि ये डेवलपमेंट चाहते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो डिविसिव राजनीति भारतीय जनता पार्टी में चलती है उससे कुछ अलग डेवलपमेंट की तरफ सोच रखने वाले अगर कोई व्यक्ति लगता है तो मुझे निश्चित ही नितिन गडकरी उसमें नितिन एक गडकरी का लगता है। नाम सब लेते हैं। सब लेते हैं। आम आदमी पार्टी में पसंद है कोई आपको, कोई एक नेता जो आपको लगता है कि नहीं ये नेता सही है? जो थे वो निकाल दिए गए, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, ऐसे लोग थे आम आदमी पार्टी में, निश्चित ही थे। प्रोफेसर आनंद हुआ करते थे, जिनकी सोच थी, जिनका एक अतीत भी था, लेकिन आज जो बेहतर कर सकता है, जो एक अच्छा कोई चेहरा हो सकता है या कोई कंपटीशन केजरीवाल जी के लिए हो सकता है, उसकी तो जगह आम आदमी पार्टी में है ही नहीं। अच्छा, आप राहुल गांधी की बात कर रहे थे, कांग्रेस में पूछ लेते हैं। राहुल गांधी को लेकर भी विपक्ष बड़े हमले करता है कि बहुत टाइम से कांग्रेस ट्राई कर रही है, मतलब 2014 में हारे, 19 में, 24 में, तो कब लग रहा है राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री कब बनेंगे, कब वो दिन आएगा? मुझे इस बात की खुशी है कि आज जनता ने और विशेष रूप से युवाओं ने राहुल गांधी जी को ना सिर्फ पसंद किया बल्कि एक्सेप्ट किया है, और वो उसका कारण है क्योंकि उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने तय किया कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, बारिश आई, आंधी आई, बर्फ़ पड़ी, गर्मी हुई, वो व्यक्ति दृढ़ संकल्पित होते हुए लोगों के बीच में ना सिर्फ चले बल्कि लोगों का दुख दर्द परेशानियों को जाना और अपनी इमेज कंप्लीट जो है मेकओवर उसके द्वारा की गई। व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है, व्यक्ति का जो नेचर है, वो बेसिक नेचर नहीं चेंज कर सकते आप। हाँ, उसको आप सिस्टमैटिक तरीके से उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, उसको ख़राब कर सकते हो। भारतीय जनता पार्टी ने पप्पू पप्पू करके एक सिस्टमैटिक कैंपेन चलाकर उनकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश की, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से, अपने समझ से ना सिर्फ उस इमेज को कंप्लीट चेंज किया बल्कि युवाओं में और आम जनता में अपना भरोसा बढ़ाया। एक और सवाल रह गया, और ये आखिरी सवाल है, इसके बाद हम आपको बिल्कुल अच्छा, जानेंगे। ठीक है। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन चलो ठीक है, आपने बोल दिया। इंडिया गठबंधन के जो राइज हैं वो बड़े खफा लग रहे हैं आपसे। दिल्ली के संदर्भ की अगर बात करें, अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी को समर्थन दे चुके हैं, शरद पवार यूबीटी का उनके समर्थन में बयान आया, शरद पवार का बयान आया, और उद्धव ठाकरे की जो पार्टी शिवसेना, इसी में मैं जोड़ देती हूँ, इसी में मैं लगातार उन्होंने तो खुले मन से समर्थन दे दिया। इसी में मैं जोड़ देती हूँ कि ये भी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि इंडिया अलायंस से कांग्रेस ही हट जाए। ये बड़ा मजाक है। आपको पता है कि इंडिया अलायंस में मुख्य पार्टनर कांग्रेस है, जिसके लगभग 100 मेंबर्स हैं, लेकिन जहाँ तक दिल्ली के चुनाव की बात है, दिल्ली में 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ इंडिया गठबंधन का वजूद नहीं है। यहाँ पर 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है। एनडीए ने ज़रूर 2 अलायंस पार्टनर को अकोमोडेट किया है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम 70 की 70 सीटों पे लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे अलायंस का कोई रोल एज सच नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी पार्टी का ऑफिशियल ये बयान नहीं आया है कि किसी वो कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण भी है कि जिस व्यक्ति को दिल्ली से कोई सरोकार नहीं है, दिल्ली में जिनका कोई ज़्यादा वजूद नहीं है, वो बाहर बैठकर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन दिल्ली के हालात देखने के बाद
मुझे पूरा भरोसा है। मैं आमंत्रित करता हूँ कि अखिलेश जी आएँ, जिनको भी लगता है कि आम आदमी पार्टी बेहतर सरकार है, मैं आमंत्रित करना चाहूँगा वो ममता जी आएँ, ये आएँ और दिल्ली के एक आम नागरिक से मुलाकात करें, जो सपना जो ऐनक इन्होंने चढ़ा रखी है उसको उतारें और दिल्ली की जनता से रूबरू हों, तो उनको पता लगेगा आम आदमी पार्टी ने कितना भ्रष्टाचार किया है, आम आदमी पार्टी ने कितना दिल्ली का नुकसान किया है। लेकिन आपने अखिलेश यादव की बात की खास तौर से, उन्होंने तो खुले मन से कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को समर्थन देते हैं। मैं ये सवाल इसलिए कि देखिए, भाई दोनों साथी हैं इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी भी, तो क्या तीसरी पार्टी लाइक अखिलेश यादव को क्या परहेज करना चाहिए था? मतलब क्योंकि नहीं देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आमंत्रित करता हूँ ऐसा कोई भी हमारे नेता हैं, सम्मानित हैं, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स जो भी हैं, वो आए एक बार ही दिल्ली का वस्तुस्थिति से अपने आप को अवगत करें, एक बार देखें दिल्ली क्या क्या भुगत रही है, दिल्ली किस दौर से गुजर रही है, तो निश्चित ही उनका जो व्यू होगा वो भी बदलेगा। ठीक है, तो आमंत्रण दे दिया है देवेंद्र यादव ने तमाम इंडिया अलायंस के जो बाकी अलाइज हैं कि वो दिल्ली आएँ, स्थिति देखें और उसके बाद बोलें कि किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको नहीं। चुनाव के दिन है जावेद, तो मुझे लगता है कि सर आपने इतना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रियंका जी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी सीट पर भी जाने वाले हैं और पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। वेदान इलेक्शन वाला पॉडकास्ट न्यूज़ 18 इंडिया की खास पेशकश सेंचुरी जी।